नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स का लेसन नंबर 2 अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसके अंतर्गत टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है? जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटी जो होते हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें क्यों किया जाता है, इसका बेसिक अगर आप समझें तो बेसिक इसका ये आ जाता है कि मान लीजिए कोई ए और बी दो साझेदार हैं। ए और बी की कोई एक फर्म है और इस फर्म में कोई एसेट्स हैं, एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती है। अब मान लीजिए सी को अपन प्रवेश दे रहे हैं, सी आ रहा है नए साझेदार के रूप में, ठीक है। अब ए और बी ने कि 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो इन्होंने एक एसेट्स परचेज करी थी 50,000 रुपए में, और आज उसकी कीमत करंट वैल्यू अगर उसकी हम देखें तो 50,000 की जगह उसकी हो जाती है 3 लाख रुपए। तो अब इनको प्रॉफिट कितना हो गया इसमें? इन्होंने 10 साल पहले 50,000 रुपए की एसेट्स खरीदी थी। अब पुस्तकों में जो है बुक्स में वो 50,000 रुपए की 50,000 की ही दिखा रखी है आपको, और आज अगर उसकी कीमत हम देखें तो 3 लाख रुपए उसकी कीमत हो जाती है, तो 2.5 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हो गया। अब सी को अपन ने प्रवेश दे दिया, अब सी आगे कहेगा कि 2.5 लाख में हमें भी प्रॉफिट दो, तो अपन सी को देंगे क्या? नहीं देंगे, है ना। इसी प्रकार ए और बी जो है वो सी को प्रॉफिट देने से मना कर देंगे। ये जो 2.5 लाख रुपए जो कीमत बढ़ी है इसकी, ये तो हमारी कमाई है, हमने जो 10 साल पहले पैसा लगाया था उसी में प्रॉफिट हुआ है, तो हम आपको क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस दिन को, उसी तिथि को, जो प्रवेश की तिथि है, नए साझेदार के प्रवेश की तिथि, उस तिथि को हम पुरानी फर्म की समस्त संपत्ति व दायित्व, समस्त ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यू करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू से जो उसका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसके लिए जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए अपन जानते हैं कि खाते का जो परफॉर्मा है वो पर्टिकुलर अमाउंट, दो साइड इसकी होती हैं, डीआर साइड और सीआर साइड। अब हमारे ये आती है कि रिवैल्यूएशन, जो संपत्तियों का हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो संपत्तियों के मूल्य में कमी होगी या संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी। इसी प्रकार दायित्व में या तो दायित्वों के मूल्य में कमी होगी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी। बस ये 4 चीजें होती हैं, इसके अलावा इनमें कुछ होता नहीं है। तो अब हमारे साथ ये समस्या आती है कि हम किन चीजों को तो डीआर में लिखेंगे और किन चीजों को हम सीआर में लिखेंगे। तो आप देखिए कि कोई भी प्रॉफिट, जो कोई भी अकाउंट होता है, उस अकाउंट का एक रूल होता है कि ये एक P&L कैलकुलेट करने के लिए अपन बना रहे हैं। भाई रिवैल्यूएशन को क्यों बना रहे हैं अपन? इससे हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि की हम गणना करते हैं। तो जब भी लाभ या हानि की गणना करते हैं तो उस खाते की प्रकृति अपन की नाम मात्र के खाते की होती है, लाभ हानि खाते की, ठीक है। अब लाभ हानि खाते में अपन जानते हैं कि प्रॉफिट डीआर में आता है कि सीआर में आता है, लॉस डीआर में आता है या सीआर में आता है। तो आप इसके लिए देख लें कि अपने ये 2 कॉलम होते हैं, डीआर और सीआर। अब डीआर में क्या क्या चीज आती है और सीआर में क्या क्या चीज आती है, ये आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आए होंगे। दोबारा मैं एक बार आपको बता दूं कि जितनी भी ऑल एसेट्स, जितनी भी संपत्तियां हैं वो डीआर में आती हैं। ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी दायित्व हैं वो सीआर में आते हैं। ऑल लॉस, ऑल प्रॉफिट, इसी प्रकार इधर इनकम, प्रॉफिट और इनकम, और लॉस और एक्सपेंसेज जो हैं वो भी आपके डीआर में आते हैं। इसके अलावा परचेज आपकी डीआर में आती हैं, सेल्स आपकी सीआर में आएगी, सेल्स रिटर्न आपकी डीआर में आती है, परचेज रिटर्न आपकी सीआर में आती है। ये कुछ मदे हैं आपके डीआर में। लगभग आप पूरी अकाउंट्स जब पढ़ोगे तो पूरी अकाउंट्स में आपको ये चीज़ें ही मिलेगी, आपको जिनको डीआर में लिखना है या सीआर में लिखना है। तो पूरी अकाउंट्स में 11th क्लास से लेकर और जहाँ तक भी आप पढ़ोगे आपको यही मिलेंगी, इनके अलावा कोई चीज़ ज़्यादातर नहीं मिलती है। मैक्सिमम यही आ जाएगी कि आपको किसे डीआर करना है और किसे सीआर करना है। अच्छा, ये चेंज भी नहीं होती,
हमेशा इनका फिक्स है, ये डीआर में आएगी, ये सीआर में आएगी, ठीक है ना। तो इनको अपन याद कर लें कि जितनी भी संपत्तियां हैं वो डीआर में आती हैं, दायित्व आपके लायबिलिटीज सीआर में आएगी, समस्त खर्चे और हानियां, एक्सपेंसेस और लॉस ये डीआर में आएगा, और इनकम और प्रॉफिट, आय और लाभ ये आपके सीआर में आता है। परचेज हमेशा डीआर होती है, सेल्स हमेशा सीआर होती है, सेल्स सीआर होती है तो सेल्स रिटर्न डीआर हो जाएगी, परचेज डीआर होती है तो परचेज रिटर्न सीआर हो जाएगी। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन की दो ही चीजें होंगी, या तो संपत्तियों में कमी होगी या संपत्तियों में वृद्धि होगी, है ना। इसी प्रकार या तो लायबिलिटीज में डिक्रीज होगी, कमी होगी, या लायबिलिटीज में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी। तो इन दोनों ही स्थितियों में हमें दो ही चीज कैलकुलेट होती है, तो प्रॉफिट या लॉस। अब हम को पता है कि अगर लॉस हो रहा है तो कहां लिखना है हमको, डीआर में। लॉस आपका कहां पे आता है, डीआर साइड में आता है लॉस, और प्रॉफिट कहां आता है, प्रॉफिट आता है हमारा सीआर में। अब आपको जिन चीजों से प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपको लिखना है सीआर में, और जिन चीजों से आपका लॉस हो रहा है वो लिखना है आपको डीआर में। अब आप देखिए किन से हमें मतलब किन से प्रॉफिट होगा और किन से लॉस होगा, वो चीज हम इसमें देखते हैं। संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब दो चीजें होंगी, एसेट्स में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। अगर एसेट्स में कमी होती है तो हमें क्या होगा, अब एसेट्स में आप कमी, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स आपकी फर्नीचर है, पहले 50,000 रुपए का फर्नीचर था, अब 40,000 का रह गया, 10,000 की कमी हो गई, तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, अपन समझते हैं। भाई पहले 50,000 का था, अब 40 का रह गया, तो 10,000 रुपए का हमें लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो लॉस को हमें कहां लिखना है, डीआर साइड में। तो अपन यहां लिख सकते हैं टू डिक्रीज इन एसेट्स। एक चीज याद रख लो आप कि जो भी संपत्तियों में कमी होगी वो हमारी कहां आएगी, डीआर में। अब इसका विपरीत अगर इंक्रीज होती है तो वो कहां चली जाएगी, सीआर साइड में चली जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम वाई इंक्रीज इन एसेट्स। अगर संपत्तियों में कोई भी वृद्धि होती है तो वो आपके सीआर साइड में चली जाएगी। इसी प्रकार दायित्व को देखें, भाई चाहे तो आप एक चीज को याद रख लें या फिर दो, इससे अपन देख लें कि डिक्रीज अपन का लॉस जो है वो डीआर में आएगा और प्रॉफिट जो है वो सीआर में आएगा। अब डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्तियों में कमी हुई है तो हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया तो डीआर में लिखेंगे। संपत्ति में वृद्धि हो गई, पहले 50,000 की एसेट्स थी, अब 2 लाख की हो गई, 1.5 लाख का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो सीआर में चली जाएगी, इंक्रीज इन एसेट्स। इसी प्रकार दायित्व था कोई, अब दायित्व में हमारी वृद्धि हो गई, पहले 50,000 का दायित्व था, अब हमें 80,000 चुकाने, 30,000 रुपए ज्यादा चुकाने तो क्या हुआ, लॉस का प्रॉफिट, लॉस ही हो गया, सिंपल सी बात है। तो दायित्व में जब वृद्धि हुई अपन की तो इधर लॉस की तरफ यानी डीआर साइड में लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। और दायित्व में यदि कमी होती है हमारी, दायित्व में पहले 50,000 का चुकाना था, अब 40 का ही चुकाना है, तो 10,000 का फायदा हो गया, अब कम पैसे देने पड़ेंगे अपन को। तो अगर दायित्व में लायबिलिटीज में आपकी कमी होती है तो उसको हम सीआर साइड में यानी कि प्रॉफिट साइड में लिखेंगे वाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। बस ये आ जाएंगे आपकी जितनी भी मद है उनको सबको। अब दोनों का टोटल कर देना, अंतर की राशि आपकी प्रॉफिट या लॉस कहलाएगी। अगर इधर आता है तो टू प्रॉफिट हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और इधर आ जाएगा न्यू पार्ट। इधर अगर आपका आता है तो वो लॉस होगा तो वो भी आपका ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। इसमें बुक में है आपका आरबीएससी की जो बुक है आपकी, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, पेज नंबर 49 पर, हिंदी मीडियम में। देखें, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3-1 में लाभ विभाजन करते हैं, उनका चिट्ठा इस प्रकार है ना, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 को दे रखी है, लायबिलिटीज और एसेट्स है ना, सारी लायबिलिटीज दे रखी है इसमें, क्रेडिटर्स, बीपी, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल ए और बी की है ना। इसी प्रकार एसेट्स में कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, पेटेंट और गुडविल है ना। अब इसमें अपन देखें नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं और एडजस्टमेंट के आधार पर हमको यहाँ पे इनको लिखना है कि किस में वृद्धि हो रही है और किस में कमी हो रही है। ठीक है, अब अपन के ये समझ में आ ही गया।
देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको, बहुत इजी है, कहीं कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर लॉस हो रहा है तो अपन का डीआर में और प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सीआर में। ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, या इसको आप डिटेल में लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज, इधर डीआर साइड में क्या आएगा भाई, लॉस है तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स संपत्तियों में कमी, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज दायित्व में वृद्धि, ये हम लिखेंगे डीआर साइड में। और इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इन्हें लिखेंगे हम सीआर साइड में। सिंपल सी बात है। अब अपन देखें तो एग्जाम्पल में इसमें समायोजन देखेंगे। नंबर फर्स्ट, सी 50,000 रुपये पूंजी और 10,000 रुपये गुडविल के लेकर आता है, इसका कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं यहाँ पर। लेनदारों में शामिल 4,000 का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब इसका सेकंड एडजस्टमेंट दे रखा है, ए लायबिलिटीज ऑफ रुपये 4,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज, यानी कि अब 4,000 रुपये का भुगतान नहीं करना है। लेनदार जो है आपके क्रेडिटर्स आपके दे रखे हैं इसमें 30,000 के, अब ये कह रहा है 4,000 का भुगतान अब नहीं करना है, यानी 4,000 रुपये से कम हो गए। अब दायित्व पहले 30,000 के थे, अब 4,000 का भुगतान नहीं करना है, अब हम पेमेंट करना है 26,000 का, यानी फायदा हो गया अपन को, फायदा हो गया यानी कि लाभ हो गया है ना। तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज वो यहाँ जाएगा वाई क्रेडिटर्स, और कितने का भुगतान नहीं करना है वो लिख देंगे हम यहाँ पर 4,000, जितने का भुगतान नहीं करना है 4,000 रुपये का, है ना। तीसरा समायोजन इसका देखें, थर्ड, विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 पर किया गया है। इन्वेस्ट का जो रिवैल्यूएशन किया गया है वो 15,000 पर किया गया है। अब इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है इसमें दे रखे हैं 12,000 रुपये के। अब 12,000 के इन्वेस्टमेंट है, उनका रिवैल्यूएशन किया है 15,000 पर, 3,000 रुपये की वृद्धि हो गई। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स में वृद्धि हो गई 3,000 रुपये की, एसेट्स में वृद्धि है तो आपको फायदा हो गया, फायदा हो गया तो यहीं लिख देंगे हम वाई इन्वेस्टमेंट। विनियोग में वृद्धि हो रही है तो वाई इन्वेस्टमेंट, और कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ हो गई 3,000, तो ये के लिए 2% आयोजन, यानी पीवीडी और पीडीडी। अब पीवीडी और पीडीडी क्या होते हैं अपन के, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दोनों ही दायित्व होते हैं। अब दायित्व में पहले इसमें दे रखा है कि पुरानी बैलेंस शीट में हम देखेंगे लायबिलिटीज साइड में कहीं पीवीडी या पीडीडी दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो अब पहले 0 था, अब अपन बनाएंगे 5% और 2%, तो इसका मतलब दायित्व, इसमें दायित्वों में वृद्धि हो गई। अब दायित्वों में वृद्धि हुई है तो हमें कहाँ लिखना है, इसमें इंक्रीज इन लायबिलिटीज, दायित्वों में वृद्धि यानी कि अपन का लॉस हो गया, लॉस हुआ है तो हमें इसको डीआर साइड में लिखना पड़ेगा 2 पीवीडी। पीवीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये होता है पीवीडी। अब पीवीडी किस पे बनाया जाता है, डेटर्स पे। डेटर्स कितने दे रखे हैं आपको 40,000 का 5% अपन को बनाना है, तो यहाँ जाएगा आपका 2,000 रुपीज़। इसी प्रकार पीडीडी आएगा, तो पीडीडी भी आपका पीडीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये होता है पीडीडी। अब पीडीडी में एक खास बात यह है कि पीडीडी की कैलकुलेशन करने के लिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की कैलकुलेशन करने के लिए, ये होती तो डेटर्स पे ही है, लेकिन डेटर्स में से पहले पीवीडी को आपको लेस करना होगा, और जो आएगा फिर उस पर आपका आएगा इनटू रेट अपॉन 100। जैसे अब पीवीडी यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो डेटर्स आपके कितने थे 40,000 के, तो 40,000 में से पहले तो आप लेस करिए पीवीडी कितना आया था आपका 2,000, अब कितना बच गया 38,000। 38,000 का रेट क्या दे रखी है अपन को, एडजस्टमेंट में देखेंगे 2% बनाना है, तो 38,000 का 2%, तो ये आ जाएगा 38,76,760 रुपये। ये आपके आ गए पीवीडी और पीडीडी। तो इसमें एडजस्टमेंट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, सॉरी 5 देखें, भूमि व भवन 5,000 रुपये से कम मूल्यांकित है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड रुपये 5,000, अब 5,000 से अंडर वैल्यू है, कम मूल्यांकित है, तो अपन को बढ़ाना है। अब संपत्तियों में वृद्धि होगी, 5,000 रुपये बढ़ाना है, तो संपत्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन एसेट्स, प्रॉफिट हो गया, तो इसको सीआर साइड में लिखेंगे अपन वाई
लैंड एंड बिल्डिंग, और कितना मूल्यांकन कम था 5000, 5000 रुपये। इसको आप मतलब इसमें अपन को सिंपल सी बात है कि यदि संपत्तियों में वृद्धि है, इंक्रीज इन एसेट्स, इसको हिंदी में भी आप लिख रहे हैं, संपत्तियों में अगर वृद्धि हो रही है तो आपको सीआर में लिखना है। अब संपत्ति में वृद्धि सीआर में है तो संपत्ति में कमी किधर आ जाएगी, या डीआर में। संपत्तियों में कमी आपको लिखनी है डीआर में, इससे भी आप निकल सकते हैं इसको। फिर संपत्तियों में वृद्धि सीआर में आ गई और दायित्वों में कमी, और इधर आएगी आपकी दायित्वों में वृद्धि। अब इनके अलावा कोई भी नहीं हो रहा, कोई सा भी आप देख लें समायोजन। अब इसके बाद अपन देखें, ये अपन का लैंड एंड बिल्डिंग तक हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5, 6 दे रखा है प्लांट मशीनरी 10,000 रुपये से अधिमूल्यांकित है। 6 समायोजन दे रखा है आपको, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 10,000, अधिमूल्यांकित है। अब हमें कम करना है, यानी संपत्ति है, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स में से कमी करनी है। अब एसेट्स में कमी है, संपत्ति में कमी, तो इधर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, और कितना कम करना है 10,000, या 10,000 रुपीज आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद 7th समायोजन है, फर्नीचर 10% से हिरासत किया जाए, ठीक है ना। 7वां समायोजन जो है आपका वो है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाई 10%, यानी फर्नीचर आपको उनको देखें बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर दे रखा है 16,000 का, और 10% इसे कम करना है, डेप्रिशिएट एंड डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब फर्नीचर में कमी होगी। अब फर्नीचर में कमी यानी संपत्तियों में कमी है, तो यहीं आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, या डायरेक्ट फर्नीचर भी लिख सकते हैं अपन, और 16,000 का 10%, 1,600 रुपये। इसके बाद फर्नीचर के बाद ट्रेडमार्क का मूल्यांकन 3,000 पर किया गया। अब ट्रेडमार्क बैलेंस शीट में हम देखेंगे, बैलेंस शीट में दे रखा है 5,000, यानी 2,000 रुपये की कमी हो गई ट्रेडमार्क में। 2,000 की कमी हुई है तो एसेट्स में कमी है, टू ट्रेडमार्क इधर आ जाएगा। अब आप इसको ध्यान रखें कि किधर अपन की कमी आनी है और किधर अपन की वृद्धि आनी है। ट्रेडमार्क आ गया 2,000 रुपये। इसके बाद 9वां समायोजन है, एक असु का मूल्य 2,000 रुपये तक कम करना है। अब इसको अपन को समझना पड़ेगा। 9th एडजस्टमेंट जो है आपको कि पेटेंट रिड्यूस्ड टू 2,000, और पेटेंट हम देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट में 6,000 दे रखा है, यानी कि 4,000 कम करना है। 2,000 रुपये तक कम करना है, 2,000 रुपये से कम नहीं करना। अगर 2,000 रुपये से कम करना होता है तो 2,000 रुपये आ जाते। अब कुल मिला के पेटेंट आपकी एसेट्स है, एसेट्स में आपको कमी होनी है, संपत्तियों में कमी है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू पेटेंट। अब पेटेंट का मतलब टू पेटेंट यहाँ लिख दिया, और बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 6,000 और हमें कम करना है 2,000 रुपये तक। 2,000 रुपये तक कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6,000 माइनस 2,000 इजकल टू 4,000 रुपीज डाउन होगा, ठीक है। 4,000 रुपये इसमें कम हो जाएगा। इसके बाद बकाया वेतन 2,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए 2,000 रुपये पहले के दे रखे हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो एक्सपेंसेज है, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, बकाया वेतन 2,000 रुपये। दायित्व है, दायित्व में वृद्धि हुई है, दायित्व में वृद्धि है यानी कि डीआर साइड में आएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। इसके बाद ये अपन के हो गए बकाया वेतन 10 समायोजन। 11th है पूर्वदत्त बीमा 2,000 रुपये, ये एसेट्स में चला जाएगा, है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस है, पूर्वदत्त बीमा, संपत्तियों में वृद्धि है, ये एसेट्स होती है, पहले 0 थी अब हो जाएगी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये संपत्तियों में वृद्धि है, यहाँ एसेट साइड में आ जाएगा इसमें। इसके बाद एक ग्राहक का दावा 2,000 रुपये स्वीकार किया, है ना। 12th समायोजन है आपका, एक ग्राहक का दावा 2,000 रुपये स्वीकार किया। क्लेम फॉर डैमेज्ड रुपये 2,000 एज एसेट्स। अब ये डैमेज्ड क्लेम है, यानी पहले 0 था, अब क्लेम फॉर डैमेज्ड यानी एसेट्स सॉरी लाइबिलिटीज में वृद्धि हो गई, तो टू क्लेम फॉर डैमेज
और कितने का स्वीकार किया है अपन ने, 2000 रुपये का, तो 2000 रुपीज़ यहाँ जाएंगे। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट हम देखेंगे 13वां, अज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान 5000 रुपये। अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ है आपके 5000 रुपये, ये भी दायित्व में वृद्धि है, तो टू अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ ये भी आपका 5000 रुपीज़ यहाँ जाएगा। इसके बाद 13 हो गए। 14 है, स्टॉक का मूल्यांकन 13000 पर किया गया। स्टॉक अपन देखें तो स्टॉक 15000 दे रखा है, यानी 2000 रुपये की कमी हो गई। अब स्टॉक में 2000 की कमी, यानी एसेट्स में वही 2000 की कमी है, तो यहाँ लिखेंगे हम टू स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, और 2000 रुपये की कमी हो जाएगी। 13,000 पर मूल्यांकन किया है, तो 15 में से 13,000 लेस कर देंगे, 2000 रुपये इसमें आ जाएगा, है ना। 14 के बाद में अब 15 समायोजन देखें, संपत्ति जो पुस्तक में नहीं लिखी गई है 10,000 रुपये। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आपकी, अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपये की। अब एसेट्स में वृद्धि है तो इसको इधर लिखेंगे वाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाती है आपकी 10,000। इसके बाद एक देनदार जिसमें 500 रुपये बकाया थे, डूबत ऋण के रूप में आप लिखित कर दिए गए, 500 रुपये अपन का बकाया था उस पर, और वो डूबत ऋण मान लिए गए। उसने पूर्ण भुगतान में 400 रुपये दिए। अब 400 रुपये अपन को पैसे प्राप्त हो गए, तो बैड डेब्ट्स रिकवर कहलाता है वो, जो डूब गया अपन का और उससे पैसा प्राप्त हो गया, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना रिकवर्ड हुआ मैं, 400 रिकवर्ड 400, 400 रुपये हमको मिल जाते हैं, बस हो गया। अब इसको निकालना, इसका प्रॉफिट या लॉस, इधर आएगा तो लॉस आएगा, इधर आएगा तो प्रॉफिट। अब देख लो किधर का ज़्यादा है टोटल, इधर का टोटल करेंगे अपन 10, 2, 12, 5, 17, 3, 20, 4, 24,400 आ रहा है, और इधर का हम देखेंगे 2, 10, 2, 12, 13, और 2, 15, 4, 17, 19, 21, 5, 26, इधर का ज़्यादा है, तो इधर का टोटल करते हैं पहले तो अपन 60, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 5, 8, 2, 10, 2, 12, 4, 16, 2, 18, 1, 19, 19, 19 और 2, 21 का 1 हासिल 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, ये 31,360 रुपये इधर का टोटल आ जाता है। अब 31,360 में से अपन यहाँ लिख देंगे वाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर करंट बनवा रहा है तो करंट में, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जो ओल्ड साझेदार हैं ए और बी, इन दोनों में होगा, और इनका रेशो क्या है वो क्वेश्चन में अपन को मिलेगा 3/1, 3/1/4, 3 और 1 4। अब इसमें अपन इसका निकाल दें कितना जाएगा, तो यहाँ देखिए 0, इन सब का यहाँ तक टोटल करके और फिर इसको में से लेस करना है। 0, 0, 0, 6, 4, 4 और यहाँ 4, 9, 4, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 5, 8, 3, 11, 4, 15, 15 और 6, 21 का 1 हासिल 2, 1, 3 और 3 का 6,960 रुपये आपके ये आएंगे। इसमें जोड़ और बाकी एक साथ हो गई है। तो अब इसको अपन 3-1 में बांट दीजिए। 3-1 में आप ए और बी में अपन बांटेंगे 6,960 को, तो यहाँ डिवाइडेशन करते हैं 6,960 इंटू 3/4 ए के लिए, और इसका 6,960 इंटू 1/4, 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 2 29, 4 7 28, 1 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 0 1740। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5,220, दोनों टोटल करोगे तो 6,960 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ये संपत्ति व दायित्वों का रिवैल्यूएशन होता है, और इसके जो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लें, और इनको सॉल्व करने के बाद में अब इसका नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आगे की पढ़ेंगे, और इससे पहले के चैप्टर्स के लिए पुराने वीडियो हैं उनको आप देखें।